मेरे चैनल एजुकेशन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इन्हें लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे साथ में एक छोटा सा बेल आइकन आएगा, उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरीज है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ और आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो चैनल है स्पेशली एम इन एजुकेशन, बीएड और जेबीटी और बीटीसी क्लासेस के लिए है। इसके अलावा जो स्टूडेंट सीटेट, टेट और एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं एजुकेशन के हर टॉपिक को यहाँ पे कवर करूँगी। तो अब देरी किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। तो आज की इस वीडियो में हम मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ का जो टॉपिक है उसमें क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉजेज ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। तो आइए देखते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ क्या होती हैं। देखिए, मल्टीपल का मतलब होता है बहु और डिसेबिलिटीज़ का मतलब होता है बाधिताएं, यानी कि बहुबाधिताएं हम इसको हिंदी में कह सकते हैं, या कह सकते हैं एक से अधिक बाधिताओं का होना। मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ इज द साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ टू और मोर डिसेबलिंग कंडीशंस दैट अफेक्ट लर्निंग और अदर इम्पोर्टेंट लाइफ फंक्शंस। These disabilities could be a combination of both motor and sensory nature. Multiple disabilities could be two different types of physical disabilities, two different mental disabilities, or a combination of physical and mental disabilities. देखिए, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ का मतलब होता है कि कोई बच्चा या व्यक्ति एक ही समय में दो या दो से अधिक डिसेबलिंग कंडीशंस, यानी कि बहुबाधिताओं, दो या दो से अधिक डिसेबिलिटीज़ से वो ग्रसित है, जिसके कारण क्या होता है, उसकी लर्निंग, यानी कि वो किस तरह से सीखेगा, किस तरह से स्टडी करेगा, वो तो अफेक्टेड होती ही होती है। उसके साथ उसका लाइफ फंक्शंस, यानी कि डेली रूटीन के जो काम हैं वो भी अफेक्टेड होते हैं। तो इस तरह की जो डिसेबिलिटीज़ होती हैं वो कॉम्बिनेशन होती हैं मोटर डिसेबिलिटीज़ और सेंसरी नेचर, यानी कि मोटर टास्क भी अफेक्टेड होता है और उसका सेंसरी नेचर, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि उसके शरीर में भी कुछ प्रॉब्लम है और उसकी इंद्रियों में भी कुछ प्रॉब्लम है। कि मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ अलग अलग तरह की होती हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को दो अलग अलग तरह की फिजिकल डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं, किसी को दो अलग अलग तरह की मेंटल डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं, या फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटीज़ दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को एक फिजिकल डिसेबिलिटी है, दूसरी मेंटल डिसेबिलिटी है। तो आइए मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ को कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं कि किस तरह से ये हो सकती हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को मेंटल रिटार्डेशन की प्रॉब्लम है, यानी कि उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, उसके साथ उसको फिजिकल डिसेबिलिटी है, ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट की समस्या है। तो ये क्या हो गया, एक उसको मेंटल डिसेबिलिटी है, दूसरी फिजिकल डिसेबिलिटी, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी। दूसरी लोकोमोटर डिसेबिलिटी और स्पीच इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम किसी को हो सकती है। किसी बच्चे या व्यक्ति को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ का मतलब है कि किसी व्यक्ति या बच्चे को दो या दो से अधिक बाधिताएं हो सकती हैं। देखिए, कोई व्यक्ति जो सीवियरली इससे अफेक्टेड है, यानी कि मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ से वो ग्रसित है, तो उनको स्पेशल मेजर्स, यानी कि स्पेशल प्रोविजंस उनके लिए होना चाहिए, क्योंकि उनका डेवलपमेंट नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं हो सकता। उनकी एजुकेशनल नीड्स अलग होती हैं, तो उनके लिए स्पेशल एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाने चाहिए ताकि उनका डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से हो सके। देखिए, IDA यानी कि इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज़ एजुकेशन एक्ट में जो दूसरे कंट्रीज हैं जैसे USA वगैरह में, तो डेफ ब्लाइंडनेस के लिए जो है अलग से कैटेगरीज बनाई गई हैं, उनको मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के अंतर्गत इंक्लूड नहीं किया गया है। जबकि हमारे इंडिया में, यानी कि RPWD एक्ट, जो अगली ही वीडियो में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में, तो इसमें RPWD क्या है, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट है। तो इसमें जो है डेफ और ब्लाइंडनेस के लिए कोई अलग से सेपरेट क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है, उनको जो है मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के अंतर्गत ही शामिल किया गया है, वो मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ का ही एक पार्ट है। नाउ वी विल डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, यानी कि जो बहुबाधिता से ग्रसित बच्चे हैं उनकी विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं, आइए डिस्कस करते हैं। इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, यानी कि उनका जो बौद्धिक फंक्शनिंग होगा वो किस तरह का होगा।
Students with multiple disabilities usually have IQ scores that are approximately 35 points or more below the norm, 65 or lower. Schools measures a student's intellectual functioning by administering an intelligence test. Unfortunately, this method is inappropriate for these students because students with multiple disabilities vary in their academic abilities. Some with severe impairments will only learn how to make eye contact, track objects with their eyes, and respond to stimuli around them. More advanced ones will learn to count money and have strong literacy skills. देखिए, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ से ग्रसित जो बच्चे हैं उनके अगर हम इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग की बात करें तो उनका जो आईक्यू होता है वो 65 या लोअर होता है। लेकिन जो स्कूल्स हैं वो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग को मेजर करने के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट का प्रयोग करते हैं। तो ये जो एक इनएप्रोप्रिएट मेथड है इस तरह के बच्चों को आईक्यू मेजर करने का, क्योंकि जो मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ से ग्रसित बच्चे हैं उनका ज़रूरी नहीं है हर एक बच्चे का आईक्यू लेवल 65 या इससे कम होगा, क्योंकि कोई बच्चा जिसको फिजिकल डिसेबिलिटीज़ की प्रॉब्लम है, जो 2 या 2 से अधिक फिजिकल डिसेबिलिटीज़ से ग्रसित है, तो उसका इंटेलेक्चुअल लेवल अच्छा होगा। तो हम एक ही तराजू में सभी को नहीं तोल सकते। तो ये इनएप्रोप्रिएट मेथड है इस तरह के बच्चों का जो है इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग को मेजर करने का। देखिए, ये क्यों इनएप्रोप्रिएट मेथड है, क्योंकि जो मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ से ग्रसित बच्चे होते हैं उनकी एकेडमिक एबिलिटीज़ डिफरेंट होती हैं, वेरी करती रहती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ सीवियर इम्पेयरमेंट से जो ग्रसित बच्चे हैं वो बहुत कम सीख पाते हैं। तो वो बच्चे तो बहुत ही उनका आईक्यू लेवल बहुत ही कम होता है, वो बिल्कुल ही पकड़ नहीं पाते। जैसे किसी को सीवियर इम्पेयरमेंट यानी कि सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम है तो वो सिर्फ आई कांटेक्ट के द्वारा किस तरह से ऑब्जेक्ट को ट्रैक करना है, किसी भी स्टिमुलस के प्रति किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करना है, उसी को बहुत रेयरली समझ पाते हैं। लेकिन कुछ जो मोर एडवांस्ड होते हैं, कुछ थोड़े ठीक होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो उनकी जो लिटरेसी स्किल्स होती हैं यानी कि पढ़ने लिखने की स्किल्स होती हैं वो थोड़ी स्ट्रांग होती है, मनी वगैरह को काउंट कर सकते हैं, कोई भी जो पढ़ने लिखने से संबंधित काम है उसको थोड़ा सा एडवांस कर पाते हैं। तो इनको जो है मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चों का इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग के लिए हम इंटेलिजेंस टेस्ट के द्वारा उसको एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है अडेप्टिव स्किल्स, यानी कि इस तरह के बच्चों की अडेप्टिव स्किल्स क्या हो सकती हैं। तो अडेप्टिव स्किल्स की अगर हम बात करें तो अडेप्टिव स्किल्स के अंतर्गत कंसेप्चुअल, सोशल और प्रैक्टिकल स्किल्स आती हैं, यानी कि कोई बच्चा समाज में किस प्रकार से अपने आप को एडजस्ट कर पाता है, किसी चीज़ को किस तरह से समझ पाता है, समाज में वो कैसे रहता है, वो अपने दैनिक कामकाज जो है उसके वो किस प्रकार से कर पाता है। तो सेल्फ केयर जो स्किल होती है वो मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि भाई बहुबाधिताओं से जो ग्रसित बच्चे हैं वो अपना केयर किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत आते हैं कि भाई अपना वो ड्रेसअप कैसे करता है, अपने आप को हाइजेनिक रखता है, टॉयलेट, फीडिंग, अपने हाउस होल्ड चॉर्स यानी कि जो दैनिक कामकाज हैं उनको किस प्रकार से कर पाता है। तो ये सारी स्किल्स जो आती हैं सेल्फ केयर के अंतर्गत आती हैं। तो मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी होती हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स तो इनमें से इस प्रकार के होते हैं जो अपने जो दैनिक कामकाज है उनको इंडिपेंडेंटली कर पाते हैं, लेकिन कुछ जो सीवियर इम्पेयरमेंट से ग्रसित हैं उनको दूसरों की भी आवश्यकता होती है अपनी केयरिंग के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है मोटर डेवलपमेंट, यानी कि इस तरह के बच्चों का मोटर डेवलपमेंट किस प्रकार का हो सकता है। तो जो बच्चे मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ से ग्रसित होते हैं उनकी मसल्स में कुछ एबनॉर्मलिटी आ जाती है, यानी कि सेंसरी मोटर इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम उनको हो जाती है, यानी कि उनकी सेंसेस और मोटर टास्क दोनों में प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके कारण उनको उठने, बैठने, खड़े होने, चलने फिरने आदि में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और जब उनकी मसल स्टोन्स में एबनॉर्मलिटी आ जाती है तो उनके जो डेली रूटीन के काम होते हैं जैसे खाना पीना, अपने आप को ड्रेसअप करना, ये सारे कामों में भी उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। नेक्स्ट है सेंसरी फंक्शनिंग, यानी कि उसका इंद्रियगत कार्य किस प्रकार का होगा, अपनी सेंसेस के द्वारा वो किस तरह से कार्य कर सकते हैं। तो हमारी जो सेंसरी फंक्शनिंग है उसमें 2 कॉमन डिसेबिलिटीज़ आ जाती हैं, एक होती है हियरिंग इम्पेयरमेंट और दूसरी है विजन इम्पेयरमेंट, यानी कि स्वर्ण बाधिता और दूसरी दृष्टि बाधिता की समस्या कॉमन होती है। तो जो बच्चे 100% डेफ और ब्लाइंड नहीं है, यानी कि टोटली वो ना तो डेफ है ना वो ब्लाइंड है, लेकिन उनको सीवियर प्रॉब्लम है, तो इस तरह के बच्चे के लिए स्पेशल प्रोग्राम डिज़ाइन किए जाने चाहिए, क्योंकि वो नॉर्मल जो प्रोग्राम बच्चों के लिए बनाए गए हैं उनसे वो कुछ भी लाभ नहीं उठा सकते। तो हियरिंग और विज़न इम्पेयरमेंट
का पूरा टॉपिक मैंने डिटेल में करवाया हुआ है। इसको अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर इन दोनों ही टॉपिक्स के कम से कम 5-6 वीडियो मैंने अलग अलग बनाए हैं, उनको आप देख सकते हैं। तो इस तरह के बच्चों को स्पेशल प्रोग्राम्स की आवश्यकता होती है, उनके लिए स्पेशल एजुकेशनल प्रोग्राम्स बनाए जाने चाहिए ताकि वो अच्छी प्रकार से कम्युनिकेट कर सके दूसरों के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि इस तरह के बच्चों की संप्रेषण क्षमताएं किस प्रकार की होंगी, उनके संप्रेषण कौशल किस प्रकार के होंगे। ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज हैव लिमिटेड और नो फंक्शनल स्पीच। Their teachers will instruct them to use gestures, expressions, and vocalization to communicate. Many students use augmentative and alternative communication systems. Due to limited speech, many disruptive behaviors are produced in order for the child to express themselves. देखिए, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ से ग्रसित जो बच्चे होते हैं उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। तो इस तरह के बच्चों के लिए जो टीचर्स होते हैं वो उनको इंस्ट्रक्शन देने के लिए अलग अलग मेथड्स का यूज करते हैं, यानी कि आप अलग अलग हाव भावों के द्वारा उनको समझाने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए जो है एग्यूमेंटेटिव अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अब एग्यूमेंटेटिव अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन सिस्टम का मतलब होता है मल्टीपल वेज टू कम्युनिकेट, यानी कि अलग अलग मेथड्स का यूज करना, जैसे किसी को एक्सप्रेशंस के द्वारा, किसी को उच्चारण के द्वारा समझाना, तो अलग अलग मेथड्स कम्युनिकेशन के यूज करना। देखिए, लिमिटेड स्पीच के कारण, यानी कि जब बच्चा कोई अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है, अपने आप को सामने वाले को कुछ बताना चाहता है, लेकिन सामने वाले से उसका कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, क्योंकि जो वो बताना चाहता है वो सामने वाला नहीं समझ पाता, तो उनका जो बिहेव होता है वो बहुत डिस्टर्प्टिव हो जाता है, बहुत बाधक हो जाता है, उनका व्यवहार जो है वो बहुत ख़राब हो जाता है। नाउ वी विल डिस्कस द कॉजेज ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। देखिए, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के पीछे क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, तो आइए देखते हैं। पुअर डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। देखिए, ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट अगर प्रॉपर तरीके से नहीं होता है तो भी किसी बच्चे को मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ की समस्या हो सकती है। कोई इन्फेक्शन के कारण, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, यानी कि जो हेरिडिटिकली कुछ डिसऑर्डर्स माता पिता के थ्रू बच्चों में जो आ जाते हैं, उनके कारण बच्चों को मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। किसी एक्सीडेंट के कारण अगर कोई इंजरीज उनके ब्रेन में या कहीं हो जाती है तो उसके कारण भी उनको मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़, यानी कि क्रोमोसोम्स में कुछ असामान्यताओं का आ जाना। देखिए, क्रोमोसोम्स जो है पेयर्स में होते हैं, तो या तो कोई पेयर बढ़ जाता है या कोई पेयर कम हो जाता है, तो इसके कारण भी मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ की प्रॉब्लम बच्चों में हो सकती है। प्रीमेच्योर बर्थ, किसी बच्चे का मतलब समय से पहले अगर बर्थ हो जाता है तो वो ऑक्सीजन वगैरह की कमी के कारण उनको मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, या जन्म के बाद कोई किसी प्रकार की कोई डिफ़िकल्टीज़ आ जाना या कोई इंजरीज हो जाना, उसके कारण भी बच्चों को मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ मेन कॉजेज हैं जिनके कारण बच्चों को मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही। अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। और जाने से पहले एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।